हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ विधि से गति के समीकरणों का निगमन। केवल हम इस ग्राफ की सहायता से हम इन तीनों गति के समीकरण को निकालना सीखेंगे बिल्कुल आसानी से। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को इंटर देख लिया ना, तो आपको ग्राफ विधि से समीकरण निकालना बच्चों का खेल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही आसान है अगर आपने इसे एक बार समझ लिया तो। दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हाँ, वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी वीडियोस अगर हम बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, क्यों करें हम वेट, अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस ग्राफ की सहायता से हम इन तीनों समीकरण को निकालेंगे, दोस्तों उस ग्राफ का नाम क्या है? दोस्तों, उस ग्राफ का नाम है वेग और समय ग्राफ, क्योंकि ये वेग और समय के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ये सभी समीकरण एक समान त्वरण के लिए है, यानी कि यह वह स्थिति में इस समीकरण को हम यूज लेंगे या इस समीकरण को बनाया गया है उस स्थिति में जब वस्तु का जो त्वरण है वो क्या है दोस्तों, समान है, या आप एक तरह से कह सकते हो कि नियत है। और बाकी सभी चीजें जैसा कि v यानी कि वेग और t यानी कि समय एंड s यानी कि विस्थापन, सभी क्या है दोस्तों, परिवर्ती है। दोस्तों, सभी बदल रहे हैं, केवल त्वरण ही हमारा समान है। तो इस स्थिति में दोस्तों इस गति के समीकरणों को निकाला गया है। अब हम सीखेंगे दोस्तों इस ग्राफ की सहायता से जो वेग और समय के बीच में बनाया गया है और जिसमें त्वरण क्या है दोस्तों, नियत है एक, तब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को निकालना सीखेंगे। चलिए हम गति के पहले समीकरण को इस ग्राफ के द्वारा निकालना सीखते हैं। दोस्तों, प्रथम समीकरण को हम एक सूत्र से निकालेंगे जिसका नाम होता है त्वरण। क्या नाम है दोस्तों इस सूत्र, त्वरण का सूत्र क्या होता है? आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, वेग परिवर्तन बटा समय। जी हाँ दोस्तों, वेग में परिवर्तन। वेग वस्तु का क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है जिसे u से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग होता है जिसे v से डिनोट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय यानी कि t। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर वस्तु का अंतिम वेग क्या है, वस्तु यहाँ पर है, अंतिम वेग क्या है दोस्तों, पूरा v है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई b बराबर हो जाएगी v है, एंड उसका प्रारंभिक वेग u है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखिए u। तो ये हमारा वेग में परिवर्तन कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, यानी यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी उसके वेग में। तो ये हमारी किसके बराबर हो जाएगी, इस पूरे v में से हम जब यहाँ तक की दूरी यानी कि जिसे u के नाम से प्रारंभिक वेग कहते हैं उसको माइनस करेंगे तो यहाँ तक की परिवर्तन आ जाएगा हमारा उसके वेग में परिवर्तन, v माइनस यू। एंड ये वेग में परिवर्तन समय कितना लगा उसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं t समय लगा। जब वस्तु यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक उसका वेग हुआ c, यहाँ तक उसका वेग हुआ, वेग परिवर्तन हुआ, t समय उसे लगा वेग परिवर्तन में। तो सिंपली त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक को हम उधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो at इजकल टू v माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर at और u को जब दोस्तों हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो प्लस में u हो जाएगा बराबर v। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं गति का पहला समीकरण निकल कर आ गया। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो इस तरह हम गति के पहले समीकरण को निकालेंगे। किस सूत्र से निकालेंगे? त्वरण के सूत्र से निकालेंगे। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन यानी कि प्रारंभ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जैसा कि आप देख सकते हो, वस्तु जब b पर हो गया तो उसका अंतिम वेग क्या था, v था, एवं जब वस्तु a पर था तो उसका प्रारंभिक वेग u था। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। एंड कितने समय में यह परिवर्तन हुआ, t समय में हुआ, तो t बटे में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो लास्ट में हमें गति का पहला समीकरण मिल जाएगा। अब आइए दूसरे समीकरण को निकालना सीखते हैं। अब दोस्तों हम द्वितीय समीकरण को निकालना सीखते हैं इस ग्राफ की सहायता से। दोस्तों, इस द्वितीय समीकरण में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एस देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम समीकरण से हिंट लेंगे कि कैसे हम समीकरणों को देखकर हम निकालना सीख जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, द्वितीय समीकरण में है क्या, एस है। एस यानी कि विस्थापन है, तो हमें वेग समय ग्राफ में विस्थापन चाहिए। तो वेग समय ग्राफ में विस्थापन किसके बराबर होगा दोस्तों, एस किसके बराबर होता है? दोस्तों, आपने ये चीज जरूर पढ़ा होगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमें विस्थापन देता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस पॉइंट को जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन बताता है। जैसा कि आप वेग समय यहाँ पर ग्राफ ग्राफ देखिए क्या है, ए और बी तक एक लाइन है दोस्तों, ये लाइन आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है। तो हमें इस ग्राफ में ये सारी डॉट डॉट है, इन सभी का दोस्तों क्षेत्रफल ही क्या होगा दोस्तों, हमारा विस्थापन होगा। जी हाँ दोस्तों, वेग समय ग्राफ की हमारा बना है, ये जितना भी एरिया कवर किया है, एरिया ही हमारा क्या होगा दोस्तों, विस्थापन होगा। तो हमें इस एस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो वेग समय ग्राफ में आप दो चीज में डिवाइड कर सकते हो, एक यहाँ पर आप देख सकते हो एक त्रिभुज है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक आयत है। तो ये एस बराबर हम सिंपली लिख सकते हैं दोस्तों, ए डी बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एंड प्लस में हम कर सकते हैं, इसे दो भागों में हमने तोड़ दिया है, ए ओ ई डी, आयत का क्षेत्रफल। तो हमने इस वेग समय ग्राफ के पूरे क्षेत्रफल को दो भागों में यहाँ तोड़ लिया है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम ही होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे तो आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हमने सूत्र लिख दिया पहले, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब इस त्रिभुज में देखिए एक बटे दो हो गया, एंड आधार इसका क्या है, ए डी बी का आधार क्या है, ए और डी है। तो गुणा में ए और डी, एंड गुणा में इसकी ऊंचाई क्या है, डी और बी, ऊंचाई इसकी क्या है, डी और बी, तो डी बी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। प्लस आप यहाँ पर आयत में देखिए ए ओ ई डी, किसकी लंबाई क्या है दोस्तों, ई डी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई और डी, और गुणे में क्या, इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई क्या है, ओ और ई, तो ओ ई हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमने लिख दिया सिंपल में सूत्र की सहायता से। फिर उसके बाद
इस इनके मान को हम लिखेंगे, तो मानों को लिखेंगे दोस्तों। ए डी का मान क्या है, आप यहाँ ग्राफ में देखिए ए और डी, गौर करिए दोस्तों, ए और डी किसके बराबर है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसके नीचे ओ और ए डी बराबर है किसके, ओ और ई के, क्योंकि ये एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर ए और डी बराबर होगा ओ ई के, एंड ओ ई का मान क्या है दोस्तों, टी है। तो यहाँ पर ए डी जब बराबर है ओ ई के और ओ ई का मान क्या है दोस्तों, टी है, तो यहाँ पर हम सिंपली टी लिखेंगे। क्यों हमने लिखा, क्योंकि ए और डी बराबर है ओ ई के और ओ ई का मान क्या है दोस्तों, हमारा टी है, तो सिंपली यहाँ पर ए डी हमारे टी हो जाएगा। इंटू में देखिए डी और बी, डी भी हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करेंगे डी और बी, डी भी हमारा क्या है, यहाँ सकते हैं यहाँ तक की लंबाई, सी और ए, और सी ए तो हमें दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, हमें पूरा ओ सी दिया है, भी दिया है, एंड हमें ओ ए दिया है। यहाँ तक देखिए यू, ये सब लंबाई दर्शाया गया है ना, तो यहाँ पर ओ ए हमें दिया है यू, तो हमें सिंपली यहाँ तक की लंबाई चाहिए सी और ए चाहिए। तो सी ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को घटा देंगे, इस पूरे ओ सी की लंबाई में से जब ओ ए को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी और ए मिल जाएगा। तो हम सिंपली इसको क्या हो जाएगा, सी ए माइनस वी माइनस यू। तो इस तरह आपको दिमाग लगा के सारे मानों को लिखना है, तो यहाँ पे सिंपली वी माइनस यू हो जाएगा, और प्लस ई डी, यहाँ पर ई डी हमारा क्या हो जाएगा, तो ई डी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, तो ईडी यहाँ पर आप देखिए ये एक आयत है, आयत के सामने की भुजा बराबर होगी, यानी ओ ए ईडी के बराबर होगा। जब ओ ए का मान क्या है दोस्तों, यू है, तो इसका भी मान क्या होगा, यू होगा, तो यहाँ पर ईडी का मान भी यू होगा, एंड ओ ई का मान सिंपली यहाँ पर टी है, तो इसे हम रख देंगे। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो एस सिंपली बराबर हो जाएगा 1/2 टी वी माइनस यू प्लस यू टी, ये जो हमें मालूम था ये हमने लिख दिया। हमने अभी पहला ही समीकरण देखा था जिसमें हमने देखा था कि v बराबर होता है u प्लस ए टी के, तो यहाँ से हम एक चीज नहीं निकाल सकते कि v माइनस यू बराबर होता है ए टी के, ये हमने u को इधर घसका दिया, यानी इस स्थानांतरित कर दिया, तो ये एक माइनस का हो गया v में से, ये सिंपली बराबर हो जाएगा ए टी के। तो सिंपली v माइनस यू बराबर ए टी के, तो यहाँ पर हम रख देंगे a और t, एंड प्लस का u एंड t हमारा चल ही रहा है। उसके बाद s बराबर हो जाएगा 1/2 t का गुणा t में होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का u t हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे गति का दूसरा समीकरण आ गया है, इसे व्यवस्थित करके लिखते हैं, तो s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह दोस्तों हमने गति का दूसरा समीकरण भी व्युत्पन्न कर लिया। अब आइए तीसरे समीकरण को व्युत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों हम इस ग्राफ की सहायता से तृतीय समीकरण को निकालना सीखेंगे। दोस्तों तृतीय समीकरण भी बिल्कुल ही सेम है, हम यहाँ पर विस्थापन के सूत्र को अप्लाई करेंगे। विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग समी ग्राफ का क्षेत्रफल होगा। अब हम क्या करेंगे, बस इस वेग समी ग्राफ के जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे उसे हम दो हिस्सों में तोड़कर नहीं निकालना है, तृतीय समीकरण में तोड़कर नहीं निकालना है, जैसा कि हमने द्वितीय समीकरण में किया था कि पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले थे, फिर उसका आयत का क्षेत्रफल निकाले थे, दो भागों में तोड़ के फिर उसको जोड़ दिया था, तो ये हमारा पूरा ग्राफ का क्षेत्रफल आ गया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल को तोड़ना नहीं है, हमें केवल एक फॉर्मूला चाहिए, केवल एक फॉर्मूले से हमें इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। तो दोस्तों आप गौर करेंगे, आपने पढ़ा होगा चतुर्भुजों में कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये ए ओ ई और बी, ये पूरा क्या है, समलंब चतुर्भुज है दोस्तों। तो इस पूरे समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एक ही सूत्र से निकालेंगे। जब ये पूरा समलंब, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एस बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि एक समलंब आकृति का चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। हमने इसे तोड़ा नहीं है, अब हम केवल एक ही सूत्र को अप्लाई करेंगे, वो भी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो सिंपली एस बराबर हो जाएगा दोस्तों, आपको याद होगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको नहीं पता तो आप याद रख ले दोस्तों, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपको काम देगा आगे भी, 1/2। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे आधार। तो एस बराबर सिंपली 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी होगी, क्या ये और ये समांतर भुजा होगी, नहीं दोस्तों, क्योंकि ये देखिए ये टेढ़ी भुजा है और ये सीधी है, तो ये समांतर नहीं होगी। तो समांतर कौन सी होगी, ये आमने सामने भुजा, क्योंकि यही दोनों, तो इसमें क्या है, सीधी है, यानी कि ए ओ गुणे ए और ओ ई, तो ये हो गया समांतर भुजाओं का योग करना है। ओके, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना है, आधार क्या है दोस्तों, ओ और ए, मल्टीप्लाई में ओ ए। तो सिंपली एस बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ पर ओ और ए क्या है दोस्तों, हमारा प्रारंभिक यू के बराबर है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, प्लस बी और ए, यहाँ तक की लंबाई किसके बराबर है, आप गौर करेंगे तो सिंपली सी और ओ के बराबर है, ओ एंड सी के बराबर है बी और ई की लंबाई। तो एंड ओ और सी क्या है दोस्तों, हमारा बी है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारा बी और ई बराबर है ओ और सी के, और ओ और सी हमारा क्या है, वी है, तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन ओ ई, तो हमारा क्या है दोस्तों, टी के बराबर है गुणे टी। तो यहाँ से हमने एस का मान रख दिया जो हमने अभी निकाला था 1/2 v प्लस यू इंटू टी। तो अब हम आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे। टी का मान कहाँ से आएगा, हमने अभी भी पढ़ा था कि त्वरण का मान ए बराबर होता है v माइनस यू, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी कि टी। तो यहाँ से हम टी का मान निकालेंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बटे में आ जाएगा, और टी यहाँ पर चला जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा। तो फिर इस मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो एस बराबर 1/2 v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन ये फॉर्मूला से हुआ, फिर उसके बाद एस बराबर 1/2 इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और बटे में ए हमारा रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों एस बराबर हो जाएगा, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, v इंटू वी यानी कि वी स्क्वायर एंड प्लस v इंटू यू माइनस का वी यू, एंड यहाँ से u का मल्टीप्लाई v में करेंगे तो प्लस का वी यू हो जाएगा, एंड माइनस का दोस्तों क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा।
और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए यानी कि 2a। उसके बाद दोस्तों हम यू ए 2a को यहाँ पर स्थानांतरित करते हैं, गुणा हो जाएगा तो 2as बराबर हो जाएगा। तो माइनस का u भी एंड प्लस का u भी सिंपली कट जाएगा, तो सिंपली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे गति का तीसरा समीकरण आ जाएगा 2as एंड u स्क्वायर को वहाँ पर हम स्थानांतरित करेंगे तो प्लस का u स्क्वायर हो जाएगा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2aac। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गति के तीनों समीकरण को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं अपने इस वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को हमारे इस मेहनत के लिए लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे भी और नॉलेजफुल वीडियो आए तो आपसे हाथ से छूटे नहीं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया वीडियो एंड, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।